डेली बाइट्स में आप सबका स्वागत है। वेलकम टू डेली बाइट्स ऑल ऑफ यू। 2027 का ये डेली बाइट्स का फर्स्ट ओपन वेबिनार मीट है बीएड एंट्रेंस एग्जाम टीचर एजुकेशन के फील्ड से रिलेटेड। कोई भी ऐसा कैंडिडेट है जो इस सेशन को फ्यूचर में यूट्यूब पर देख रहा है, सोच रहा है कैसे इस सेशन से जुड़ना है, तो डेली बाइट्स पे जो ओपन सेशन है वो कम्प्लीटली ओपन रहते हैं। दैट सिंपल मीन्स कि आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक देखना होगा, एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया होगा, उस ग्रुप में आप जुड़ जाइएगा। फ्यूचर में जब भी डेली बाइट्स का सेशन होगा तो वहीं पर आपको जो है आपको गूगल मीट का लिंक देखने के लिए मिल जाएगा, जहां पर डायरेक्टली आप ज्वाइन करके फ्यूचर में कभी भी इस तरह के सेशंस को आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड यस, देखिए टीचर एजुकेशन के फील्ड पर बहुत सारे अलग अलग टॉपिक हो सकते हैं, चाहे वो बीएड एंट्रेंस एग्जाम हो, चाहे हो सकता है कि सीटेट का एग्जाम हो, या फ्यूचर में गवर्नमेंट टीचिंग जॉब हो, प्राइवेट टीचिंग जॉब हो, इन सब पर बहुत डिटेल्ड डिस्कशन आपको देखने के लिए मिलेगा। देखिए, सबसे पहली बात तो 2027 के फर्स्ट सेशन में जो एक बात आपको अपने माइंड में सेट करना चाहिए, देखो यार, आते तो हम लोग बीएड एंट्रेंस एग्जाम के नाम पर आते, तो हम लोग ये सोच के हैं कि अच्छा बीएड करना है, कोई डिग्री लेना है, लेकिन पता है डीप डाउन आपका गोल या अल्टीमेट गोल हम लोगों का ये होता है कि हमें एक ढंग का जॉब मिले, हमें एक ढंग का ठीक ठाक हेल्दी वेल्दी लाइफ मिले। ठीक है, इट्स नॉट अबाउट कलेक्टिंग डिग्रीज कि डीएलएड कर लें, बीएड कर लें, घर वालों ने बोल दिया कि अच्छा इस पर सरकारी नौकरी मिल जाएगा, किसी ने कहा इस पर शादी विवाह दहेज डिसाइड हो जाएगा आपका, किसी ने बोला कि इस पर जल्दी गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगा, फलाना जगह वैकेंसी आने वाली है। ये सब चूरन टाइप के बातों से आपको अपने आप को दूर रखना होगा। लॉन्ग टर्म में आपका पर्सपेक्टिव और गोल ये होना चाहिए कि अच्छा मुझे टीचर एजुकेशन के फील्ड में अच्छा से अच्छा जॉब करना है, अच्छा से अच्छा हेल्दी वेल्दी अर्न करना है, ये आपका लॉन्ग टर्म में गोल होना चाहिए। तो लॉन्ग टर्म गोल हमारा डिग्री नहीं है, लॉन्ग टर्म गोल हमारा क्या है, सिंपल सा है कि नौकरी, व्यवसाय, जॉब। ठीक है, उसके लिए हम रेडी हों। तो देखो, जब भी बात जॉब के रिगार्डिंग आती है तो कहीं ना तो कहीं लोग लॉन्ग टर्म गोल पे नहीं फोकस कर रहे होते हैं। वहां पर तुरंत में कोई बता देगा कि डीएलएड कर लो, कोई कहेगा बीएड कर लो, कोई कहेगा 4 साल का हो गया, कोई कहेगा 2 साल का हो गया। ये सब मतलब दुनिया भर की चीज़ों में हम लोग भटक रहे होते हैं। कहीं से भी हम इस दृष्टिकोण से नहीं सोचते हैं कि यार 1 साल का हो, या मुझे 2 साल ड्रॉप करना पड़ जाए, या 1 साल ड्रॉप करना पड़ जाए, या 3 साल ड्रॉप करना पड़ जाए, या 3 साल का डिग्री हो, या 4 साल का हो, या 2 साल का डिग्री हो, या 22 साल पर हो, या मैं 25 साल की उम्र पर हो, या धोखे से हो, या धक्के से हो, जैसे भी हो आपका कामयाब होना ज़रूरी है। ठीक है, जैसे मान लीजिए, मतलब बहुत लोग पूछते हैं कि सर वो 4 साल का क्या होगा, सर मेरा ग्रेजुएशन इतने साल का है, सर ये 2 साल बाद होगा, इससे मेरा 1 ईयर बच जाएगा। अरे तो 1 ईयर बचा के करोगे क्या? मतलब एट द एंड ऑफ द डे लॉन्ग टर्म गोल क्या होना चाहिए कि आप इंप्लॉयमेंट के लिए, आप 2 पैसा कमाने के लिए रेडी हैं कि नहीं है, वो सारा चीज़ आपको आता है कि नहीं आता है। तो फिर आपकी डिग्री चाहे जो हो, ठीक है, वो डिग्री टीचर एजुकेशन के फील्ड की है, तो आपको देखना पड़ेगा कि टीचर एजुकेशन के फील्ड में जॉब रेडी होने के लिए क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जो एक कैंडिडेट से एक्सपेक्ट किया जाता है। जैसे बहुत सारे लोग यहाँ होंगे, 5 लोगों के सामने खड़ा कर दिया जाए तो ठीक तरीके से बोल नहीं पाएंगे। सडनली कोई अचानक कोई टॉपिक दे दिया जाए, समाज से रिलेटेड ही कोई मुद्दा या कोई जियो पॉलिटिकल मुद्दा ही दे दिया जाए, तो 2 लाइन बोलने में हालत खराब होने लगेगा। लेकिन वो बच्चा सोचता है कि हमको बीएड करना है, हमको टीचर बनना है। अरे बीएड करने के बाद तुम बनोगे क्या? तुम टीचर ही बनोगे एक तरह से। अब सोचो, तुमको 5 लोगों में बोलने में दिक्कत होता है और वहाँ क्लास में 50 बच्चे बैठे हैं। तो अगर तुमको ये छोटा छोटा काम करने में, बेसिक स्किल्स में तुमको दिक्कत है, लैंग्वेज में तुमको दिक्कत है, वोकैबुलरी स्किल्स में तुमको दिक्कत है, तो आप सोचिए कि जब भी आप टीचिंग करियर में एंटर करोगे, आप कैसे अपने आप को बेहतर पोजीशन में आप पाओगे, कैसे आप अपने आप को कॉन्फिडेंट पोजीशन में पाओगे, क्योंकि टीचिंग में तो ये बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट है। जैसे कोई भी टीचिंग फील्ड में करियर बनाता है तो होता क्या ना, टीचर का ना कैमरा बाय डिफ़ॉल्ट एक अधिकार हो जाता है, बाय डिफ़ॉल्ट उसको मिल जाता है। अटेंशन ना टीचर को बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाता है। अभी टीचर के ऊपर है कि उस अटेंशन का इस्तेमाल वो कैसे करेगा। जैसे कि मान लीजिए कोई भी सोच रहा है कि अच्छा हमको टीचिंग फील्ड में करियर बनाना है, तो तुम इमेजिन करो कि किसी क्लास में तुम 30 बच्चों को पढ़ा रहे हो, तो एक तरह से 30 बच्चों की आंखें आपके तरफ हैं, और वो आंखें 30 बच्चों का बाय डिफॉल्ट आपके तरफ है। उसके लिए आपने कुछ अर्जित नहीं किया, बस टीचर की कुर्सी पर बैठे और 30 लोग आपकी तरफ देख रहे हैं कि आप उनको क्या बताने वाले हो, क्या समझाने वाले हो। अब पॉइंट ये कि कितना बेहतर, कितना ढंग से आप उनको करवाओगे, वहीं से आपका प्रोफेशनल वैल्यू, और वहीं से आपका प्रोफेशनल वर्क, और वहीं से आपका पेचेक डिसाइड होता है। तो जब आप टीचिंग फील्ड में करियर बना रहे हो तो वो मजबूरी में नहीं होना चाहिए, बाय चांस नहीं होना चाहिए, बाय चॉइस होना चाहिए। आप यहाँ तक आए,
कुछ लोग लगता है अच्छा चलो ठीक है बीएड करना, अरे तो बीएड करने के भी 50 तरीके हैं, ठीक है। तमाम ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ ढंग से आपको प्रिपेयर करके एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है, जहाँ पर सेलेक्ट होना आसान नहीं है। तमाम ऐसे कॉलेजेस हैं कि आज के डेट में आप 3 से 4 लाख रुपए खर्चा करिए, आपको बैक डेट में डिग्री दे देंगे। लेकिन ऐसे डिग्री का क्या करें अगर आपको नौकरी नहीं मिल रहा है, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है तो? और अगर किसी ऐसे डिग्री या किसी ऐसे मेथड से आपको अच्छा एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है, आप अच्छा अर्न कर सकते हो, तो भाई 1 साल से देरी सही, 2 साल देरी सही, कम से कम आप इस लायक रहो कि आप जॉब रेडी हो पाओ। तो कहीं ना तो कहीं मतलब इस बात से अपने आप को मेंटली जो है रेडी रखने के लिए पूरी कोशिश करनी चाहिए। और ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि देने वाले ना आपको डिग्री देंगे, नौकरी नहीं देंगे। जैसे कि मैंने बोला कि टीचिंग फील्ड में कोई आ रहा है तो उसका भाषा पर, लैंग्वेज पर कमांड अच्छा रहना चाहिए। एक छोटा सा आपको एग्जांपल दे देते हैं। तमाम ऐसे बच्चे होते हैं जो हिंदी मीडियम के होते हैं, जिंदगी भर रोते रहेंगे कि हम हिंदी मीडियम के हैं। लेकिन यार 3 से 6 महीना बहुत है आपके लिए सब कुछ इंग्लिश में सीखना। तमाम ऐसे लोग हैं जो इंग्लिश मीडियम के हैं, वो जिंदगी भर रोते रहेंगे कि अरे सर मेरा हिंदी कमजोर है, आई एम नॉट दैट गुड इन हिंदी। एक्चुअली ट्रूथ ये होता है कि दे आर नॉट दैट गुड इन इंग्लिश एज वेल। वो इंग्लिश में भी कोई बहुत अच्छे नहीं होते हैं, वो बस हिंदी इंग्लिश मिला के बोल रहे होते हैं, ना हिंदी के ना इंग्लिश के। लेकिन जब आप टीचिंग फील्ड में आ रहे हो तो ये तरीका काम नहीं करता है, ठीक है। आपका भाषा पर कमांड अच्छा रहना चाहिए। तो मान लो कोई इंग्लिश मीडियम वाला, तो उसका ये एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए कि यार उसका मीडियम तो हिंदी है। देखो जब जब आप बाजार में निकलोगे कुछ खरीदने के लिए, तो चीज़ें आपको आपके भाषा के अनुसार मिलेंगी। जैसे कि कहने का मतलब ये है, जब भी तुम डिग्री लेने जा रहे हो, जब भी तुम खरीदने जा रहे हो, कुछ भी खरीदने जा रहे हो तुम, लेट से कि तुमको कोई बुक खरीदना है, तो बुक तुमको इंग्लिश हिंदी दोनों में मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि बुक वाले को अभी बेचना है आपको, तुम 2 पैसा दोगे तो बुक देगा इंग्लिश हिंदी में। नोट्स तुमको चाहिए, इंग्लिश हिंदी में दोनों देंगे। आप डेली बाइट पर कोई बच्चा नोट्स लेगा, हम लोग बाइलिंगुअल नोट्स देते हैं, इंग्लिश में भी लो हिंदी में भी लो। लेकिन आप मेरे से पूछिए भाई, 6 से 8 साल हो गया टीचर एजुकेशन के फील्ड में, अच्छा खासा मैंने काम कर रखा है। जितनी भी इंडिया की मेजर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ के मेजॉरिटी ऑफ द डीन्स मुझे जानते होंगे पर्सनली। अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि सर ऐसे ही कह रहे हैं, आप जाके डेली बाइट्स की यूट्यूब पर सर्च करिएगा। उन लोगों के कॉलेजेस में तमाम मेरे लाइव सेमिनार वेबिनार उन लोगों के कॉलेजेस में होते हैं, उसका रिकॉर्डिंग आपको डेली बाइट्स की यूट्यूब पर भी मिल जाएगा। तो वहाँ पर भी मतलब बच्चे जब तैयारी वारी करके वहाँ भी जा रहे होते हैं, तो कहने का मतलब ये है कि जो बच्चे वहाँ भी पहुँचे हैं, तो वहाँ भी जब भी वो कुछ खरीद रहे हैं, मतलब कुछ भी आप लेने गए हो जहाँ पर आप फी पे कर रहे हो, तो वो आपकी भाषा के अनुसार मिलता है। कोई क्लासेस ज्वाइन करेगा, बाइलिंगुअल मिल जाएगा, इंग्लिश हिंदी मिल जाएगा। कोई नोट्स लेगा, इंग्लिश हिंदी मिल जाएगा। कोई मार्केट में बुक खरीद रहा है, इंग्लिश हिंदी मिल जाएगा। हर जगह देखोगे जहाँ भी आपको चीज़ें पे करके करना है, आपको इंग्लिश हिंदी दोनों मिल जाएगी। आपको सारी सहूलियतें प्रोवाइड की जाती हैं। लेकिन जैसे ही तुम नौकरी मांगोगे ना, वो तुमसे बोलेगा क्या तुम बाइलिंगुअल हो, तुम इंग्लिश मीडियम के हो तो क्या तुम्हारा हिंदी ठीक है कि नहीं है, तुम हिंदी मीडियम के हो तो भी तुमको क्या बेसिक इंग्लिश आती है कि नहीं आती है। तब आपको देखोगे कि आपका भाषा चेक हो रहा है। जहां पर तुमको पैसा मिलने की बात रहेगी, जहां पर तुमको पे चेक मिलना है, वहां पर आपका लोग लैंग्वेज, फ्लुएंसी सब कुछ चेक करते हैं। लेकिन जहां पर आपको पैसा देना है, वहां पर आपकी सहूलियत से चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं कि अच्छा ठीक है तुम हिंदी मीडियम के हो, अरे कोई बात नहीं आपको हिंदी में मिल जाएगा। लेकिन यार मैं खुद 6 से 8 साल का एक्सपीरियंस, तमाम कॉलेजेस में सेमिनार हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, उससे पूरे तजुर्बे के साथ आपको बता रहा हूँ। जिन बच्चों को ये बेसिक प्रॉब्लम रहती है, ऐसे बच्चे डिग्री उग्री तो ले लेते हैं। अगर गलती से गवर्नमेंट जॉब में सेलेक्ट हो गए तो ठीक, अदरवाइज सारा डिग्री लेने के बाद भी उनको नौकरी नहीं मिलता है। और फिर वही बच्चा समाज में एग्जाम्पल बन जाता है, अरे भाई हमने तो ये डिग्री लिया, वो डिग्री लिया, लेकिन नौकरी नहीं मिला। हाँ, क्योंकि उसको कुछ आता भी नहीं था, उसके पास सिर्फ डिग्री है, डिग्री पर नौकरी नहीं मिल रही है, ठीक है, उसको कुछ आता भी नहीं था। ये भी देखने का जरूरत है। वरना इसी टीचिंग करियर के फील्ड में तमाम ऐसे लोग हैं महीने में 5,000 रुपये कमाने के लिए महंगे हैं। कुछ लोग आराम से 50,000 कमा रहे हैं, कुछ लोग आराम से 5 लाख कमा रहे हैं, कुछ लोग आराम से 5 करोड़ कमा रहे हैं एक महीने के अंदर, इसी टीचिंग करियर में। तो देखो यार, उन सब में ना अलग अलग नॉलेज है, अलग अलग टैलेंट है, उनका अलग अलग काम करने का तरीका है। जिन लोगों के पास बहुत तगड़ा टैलेंट है टीचिंग करियर में, उनको डिग्री का भी मोहताज नहीं, उनको डिग्री का भी ज़रूरत नहीं है, उनका स्किल पर्याप्त है। लेकिन देखिए, अब आप आ रहे हो, आप डिग्री लेने के लिए सोच रहे हो, तो डिग्री इज़ लाइक अ ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप कार ड्राइव कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, बाइक चला रहे हो, तो आपको कितना भी अच्छा चलाने आता हो, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है। और हाँ, अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, दैट डजंट मीन कि आप बहुत अच्छा चलाते हो। तो सेम गोज फॉर बीएड का डिग्री। हर साल
लाखों लोग बीएड करते हैं, लेकिन देश में ढंग के 1000 टीचर भी नहीं निकलते हैं। अब आप सोच लीजिए कि आपको बीएड का डिग्री लेना है या टीचर बनना है। तो देखो यार, गाड़ी का लाइसेंस है, दैट डजंट मीन कि आपको गाड़ी चलाने अच्छा आता है। और गाड़ी चलाने अच्छा आता है, आपके पास लाइसेंस है तो अच्छी बात है, दैट सर्टिफाइज यू। यही टीचिंग करियर में भी है। बीएड डिग्री इज लाइक दैट लाइसेंस ओनली। तो आपको कंटिन्यूअसली ये चीज़ देखना पड़ेगा कि मुझे इस हिसाब से डिग्री लेना है या इस हिसाब से चीज़ें करनी है कि जो भी टीचिंग फील्ड में बेसिक रिक्वायर्ड चीज़ें हैं ना, जो नॉलेज है, वो आपका बहुत अच्छा पॉलिश हो। और ये बात समझने के लिए ये सब आप यूट्यूब पे नहीं सीख सकते हो, ठीक है। यूट्यूब इज एन एंटरटेनमेंट बेस्ड प्लेटफॉर्म, तमाम लोग उस पर पढ़ाते हैं। डेली बाइट भी जो अपना यूट्यूब पे करना है कर रहा है, वो एक अलग बात है। टीचिंग स्किल सीखने के लिए यूट्यूब पर लोगों का जो है घंटे भर का लाइव क्लास देखकर 500 रुपये 1000 रुपये सस्ता करके डिस्काउंट करके कोर्सेज से नहीं होगा, ठीक है। उससे तो बस तुम डिग्री लोगे, उससे वहां पर बस चीजें आपके लिए इतना आसान कर दी जाएंगी कि किसी तरह तुम बस डिग्री ले लो, लेकिन देन व्हाट, उस डिग्री के बाद क्या? क्योंकि वहां पर भी जो लोग 90% लोग जो पढ़ा रहे हैं वो ऐसे ही यूट्यूब पे बस पढ़ा रहे हैं, दे आर नॉट एक्चुअली टीचर्स। तो आपको ये बात ये भी समझना होगा कि जब हम टीचिंग फील्ड में आ रहे हैं, हम टीचिंग करियर में आ रहे हैं, तो हम एक्चुअल में टीचर बने, और हम वो वाला टीचर बने जो हम अपने बच्चे के लिए ढूंढ रहे हैं, ठीक है, जो हम अपने बच्चे के लिए ढूंढ रहे हैं। आप कभी ऐसा टीचर बनने की कोशिश मत करिएगा जिस टीचर को आप खुद अपने बच्चों को, अपने कजन्स को, अपने फ्रेंड्स को आप रिकमेंड ना करो। जिस तरह का टीचर आपको चाहिए, आपके कज़न, आप फ्रेंड्स को अपने एक्सपेक्ट करोगे या सजेस्ट करोगे, आपकी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि मैं उस तरह का टीचर बनूं, ठीक है, उस तरह का टीचर बने। एंड देखिए यार, टीचिंग करियर में भी ना, देखिए एक बात, मतलब ये एक बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल से आप सब लोग समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए तमाम टीचर्स वगैरह ऐसे होते हैं जो स्कूल्स वगैरह में पढ़ाते हैं, तो आप लोगों ने अपने स्कूल में तमाम टीचरों को देखा होगा। तो एक बात आपको ये पता होगी कि यार देखो, अगर स्कूल में तुमको 10 टीचर पढ़ाते थे एक पर्टिकुलर क्लास में, तो 10 में गिनती के 1 या 2 टीचर ही होते थे जिनको आपको देख के लगता था कि यार ये सर या मैम बहुत अच्छी, इनका क्लास करना है। बाकी के सारे टीचर कैसे होते थे? वो आपके ऊपर थोप दिए जाते थे। उनको फिजिक्स आए चाहे ना आए, वो फलाना सर फिजिक्स पढ़ाएंगे। उनको हिंदी आए ना आए, वो तुमको हिंदी पढ़ाएंगे। उनको खुद हिस्ट्री आता हो ना हो, ठीक है, वो क्लास में जो है बीजेपी कांग्रेस शुरू कर देंगे, पॉलिटिकल साइंस वाले, हिस्ट्री वाले हिंदू मुस्लिम शुरू कर देंगे। वो अपना अपना एजेंडा पढ़ाने लगते हैं। सब्जेक्ट से कब खो जाते हैं उन्हें पता भी नहीं चलेगा। लेकिन देखो कि फिर भी वो आपको पढ़ा रहे हैं। क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि भाई उनको बस नौकरी मिल गई है, वो किस तरह डिग्री लिए हुए हैं, बस 25-30 हज़ार पे अपना टाइम काट रहे हैं। देखिए, ये वाला टीचर नहीं बनना है। टीचर तो फिर वो वाला होना चाहिए कि बच्चा आपको सुनना चाहता है, बच्चा आपसे पढ़ना चाहता है। अगर आप वो वाला टीचर बनते हो तो आपका करियर बहुत ब्राइट, बहुत इलस्ट्रियस होगा। आपको सम्मान भी मिलेगा, आपसे पढ़ने वाले 500 लोग भी मिलेंगे, और आपको बहुत अच्छा पैसा भी मिलेगा। बच्चे खुशी खुशी दे जाएंगे, बस उनका काम हो जाए। क्योंकि देखो यार, होता क्या है, जब कोई बच्चा किसी चीज़ का प्रिपरेशन करता है या किसी भी फील्ड में करियर बना रहा होता है, तो पैसे से ज़्यादा ज़रूरी क्या होती है कि उसका काम हो जाए। जैसे कि मान लो कल को कोई बच्चा दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीएड का एंट्रेंस एग्जाम दे रहा है, एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो उसके लिए क्या बेहतर चीज़ है कि उसको 500 रुपये वाला कोर्स मिल जाए या 5000 वाला ही कोर्स मिले, लेकिन उसका सिलेक्शन हो जाए। और हम कह रहे हैं सिलेक्शन ना भी हो तो कम से कम वो बच्चा इस लायक हो कि उसको अच्छा खासा सीखने के लिए मिल जाए, ठीक है। देखो यार, इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि वो 2000 रुपये का कोर्स में ज्वाइंट है कि 4000 रुपये के कोर्स में ज्वाइंट है कि 8000 रुपये के कोर्स में ज्वाइंट है। तांबा पीतल सोने में फ़र्क है। ज़रूरी है कि उसका सिलेक्शन हो जाए। अगर उसका सिलेक्शन हो गया है तो 2000 रुपये फीस भी मतलब एक्स्ट्रा पे कर रहा है तो कोई बहुत ज़्यादा नहीं पे कर रहा है। उसके सिलेक्शन की गारंटी है तो 20,000 रुपये भी उसके प्रिपरेशन के नाम पर कम है। क्योंकि रीज़न ये है क्योंकि अगर एक बार सिलेक्शन नहीं होगा ना, तो फिर 1 साल ड्रॉप भी जाता है, मल्टीपल कन्फ्यूज़न होता है, घर परिवार से अलग प्रेशर रहता है। घर वाले तुमसे कहेंगे यार नहीं नहीं बेटा, नहीं नहीं बेटी, तुम पढ़ो, तुम मेहनत करो, लेकिन बगल में तुम्हारे शादी के बारे में 4 बार बात कर रहे होंगे कि एक बार इसका एडमिशन हो जाए फिर हम देखते हैं। तो देखो यार, मतलब तरह तरह की आपके बगल में गॉसिप्स बातें चल रही होंगी, एक तरह का अलग तरह से आपके ऊपर मॉरल प्रेशर क्रिएट किया जाता है, ठीक है। तो देखो यार, ये चीज़ ना आपको ये समझना होगा कि कहीं ना तो कहीं डिग्री की दौड़ में हम उस तरह से ना फंसें। जब हम टीचिंग फील्ड में डिग्री लेने को सोच रहे हैं, जब हम सोच रहे हैं कि टीचिंग फील्ड में करियर बनाए, तो वो सारी चीज़ें करिए जो आपको करने का ज़रूरत है। तो क्योंकि 10,000 20,000 रुपये मैटर नहीं करता है, आपका 1 साल ज़्यादा मैटर कर रहा है, ठीक है, वो 1 साल आपका ज़्यादा मैटर कर रहा है। तो होना क्या चाहिए कि हम अपना बेस्ट दें।
हम देखें कि अगर 2027 में हमको बीएड में एडमिशन लेना है तो मेरे पास क्या क्या सारे अच्छे अच्छे ऑप्शंस हैं। ठीक है, क्या क्या मेरे पास अच्छे अच्छे ऑप्शंस हैं। जैसे कि अगर 2027 में मुझे एडमिशन लेना है तो अच्छा, मुझे CUET का बीएड एंट्रेंस एग्जाम का पेपर देना है, तो हमको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत क्लियर रहना चाहिए कि हमको दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीएड का एंट्रेंस एग्जाम देना है तो क्या क्राइटेरिया सेट बैठता है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU का एंट्रेंस एग्जाम देना है तो क्या क्राइटेरिया सेट बैठता है, जामिया मिलिया इस्लामिया का एंट्रेंस एग्जाम देना है तो क्या क्राइटेरिया सेट बैठता है, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, IPU यूनिवर्सिटी, GGSIPU के बीएड का फॉर्म फिल करना है तो क्या क्राइटेरिया सेट बैठता है। उसी तरह NCERT रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन RIE के बीएड का फॉर्म फिल करना है तो क्या क्राइटेरिया सेट बैठता है। मुझे अपने स्टेट के बीएड एंट्रेंस एग्जाम, यूपी बीएड, बिहार बीएड, इनका पेपर देना है तो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या पेपर स्ट्रक्चर, क्या सिलेबस सेट बैठता है, वो देखने का ज़रूरत है। साथ में ये भी समझने का ज़रूरत है, ये बात मैं हर साल कहता हूँ लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता है, तो मैं एक ही डिस्क्लेमर दे सकता हूँ कि तुम्हारी खुद की उम्र छोटी है, दूसरों की गलतियों से सीखो। जो बातें समझाया जाए सिर्फ मुरारी बापू की कथा की तरह मत सुनो कि एक कान से सुनो एक कान से निकाल दे रहे हो, उसको अपने लाइफ में थोड़ा सा अडाप्ट करने की कोशिश भी करिए। हर साल मैं बच्चों को कहता हूँ कि मिनिमम 5 अलग अलग फॉर्म आपको फिल करना है, लेकिन उसके बाद भी बच्चा अपनी वाली करता है। जब नहीं होगा सिलेक्शन तो फिर वो आएगा, सर अब क्या करें। अब आप कुछ नहीं कर सकते हैं, अब आप अगले साल का इंतजार करिए। तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि मिनिमम 5 अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ का ऑप्शन अपने पास ओपन रखना है। आप 5 अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ का ऑप्शन ओपन रखे हो, कोई एक अच्छी ढंग की यूनिवर्सिटी होगी जहां श्योरली आपका एडमिशन हो जाएगा। मिनिमम आपको कोशिश करना चाहिए कि हम दिल्ली यूनिवर्सिटी, जामिया, BHU या फिर RI वगैरह के बड़े बड़े संस्थाओं को हम टारगेट करें। एंड हाँ, कमाल की एक बात ये भी बताऊँ, अच्छे खासे लोग ऐसे भी आते हैं, सर हमको तो NCERT RI से करना नहीं है सर, हमको तो सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही करना है। मतलब अभी 4-6 दिन पहले अभी बीएड एंट्रेंस वालों का ओरिएंटेशन सेशन हो रहा था CUET वाले बैच का, दिल्ली यूनिवर्सिटी के बैच का, तो वहाँ भी मैंने ये बात बोला कि भाई मतलब बच्चे कहते हैं नहीं नहीं सर हमको NCERT RI का फॉर्म नहीं फिल करना है। अरे यार, तो वो तुमको कौन सा एडमिशन दे रहे हैं? ठीक है, एक बार फिल करके देख लीजिए, अपना लेवल आंक लीजिए, आपको पता चल जाएगा एडमिशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वैसे ही बहुत सारे लोग आते हैं, सर हम तो जामिया में एडमिशन नहीं लेंगे सर, हमको तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में लेना। हाँ, तो अभी तो तुमको कहाँ जामिया वाले बुला रहे हैं? तुमको ऐसा कन्फ्यूजन हो क्यों रहा है? तुमको कहाँ जामिया वाले रेड कारपेट खोल के बोल रहे हैं कि हाँ आ जाइए, खुले बाहों से आपका स्वागत है, कि जिले इलाही ने सोचा है कि भाई हाँ टीचर बनेंगे, देश में जो है बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देने वाले हैं ये, इनका स्वागत करिए। मतलब आप ये बात भी सोच के देखिए कि आप किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, ये भी प्रश्न है कि क्या वो यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन दे रही है। ठीक है, जब आपका वहां एडमिशन होगा तब आप कह दीजिएगा भाई हम आपके एडमिशन नहीं लेना चाहते, हम कहीं और एडमिशन लेना चाहते हैं। आप अभी लास्ट जो मेरा सीटेट का सेशन हुआ था, वहाँ किसी बच्चे ने बोला कि सर क्या कुरुक्षेत्रा से या MDU से बीएड करना ठीक रहेगा, कि सर वो कैसा है। मतलब अब तुम आईफोन नहीं अफोर्ड कर सकते हो तो तुम 5,000 रुपये वाले फ़ोन पर यही पूछोगे, बात ही तो करना है। ठीक है, आप महंगा फ़ोन नहीं अफोर्ड कर सकते हो तो आप ऐसी बातें करोगे। कॉलेजेस का भी ऐसा ही है। हमने कहा आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो रहा है, सर नहीं। BHU में एडमिशन हो रहा है, नहीं। सर जामिया में एडमिशन हो रहा है, नहीं। RI में एडमिशन हो रहा है, नहीं। हाँ, तो जब तुम्हारा किसी अच्छे संस्था में एडमिशन ही नहीं हो रहा है तो व्हाट एल्स ऑप्शन यू हैव? फिर तो तुम पूछोगे ही कि MDU अच्छा है कि कुरुक्षेत्रा अच्छा है। अगर तुम 1.5 लाख रुपए का फ़ोन खरीद सकते हो तो तुम क्यों कहोगे कि भाई 1,000 रुपए के फ़ोन से भी तो बात ही होता है? ये भी तो एक फ़ोन ही है, बात करने के लिए तो ये भी बहुत है। भाई आप घड़ी यूज़ करते हो तो घड़ी तो 500 रुपये की भी आती है, 5 लाख की भी आती है। 5 लाख वाली घड़ी आदमी का समय बताती है, 5,000 वाली घड़ी बस तुमको समय बता रही है। ठीक है, 5 लाख वाली घड़ी आदमी का टाइम बताती है कि भाई तुम्हारी लाइफ में तुम्हारा कैसा समय चल रहा है, 5 लाख की घड़ी पहने हो तो यार देखो, कॉलेजेस का भी ऐसा ही है। जिसका अच्छे जगह एडमिशन होता है उसको फर्जी कॉलेजेस का नाम लेकर इधर उधर 3-5 करके बात करने का जरूरत नहीं पड़ता। सर वो भी तो अच्छा है, वहाँ से कर लें तो क्या हो रहा हो जाएगा। कोई बच्चा मेरे पास ये नहीं आता है कि सर मेरा दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो रहा है, मेरा BHU में एडमिशन हो रहा है, मेरा जामिया में एडमिशन हो रहा है, सर मैं सोच रहा था इसको छोड़ के कुरुक्षेत्रा में एडमिशन ले लें क्या। कोई नहीं आता है ये पूछने, लेकिन वहाँ वाला यहाँ आ रहा होता है। तो देखो यार, कहने का मतलब ये कि जो अच्छे कॉलेजेस हैं, जो अच्छे संस्था है ना, उनके रिगार्डिंग आइडिया सबको है, वो सबको पता है कि अच्छा कौन सा है।
तो आप हमेशा अपने आप को इस हिसाब से रेडी करिए, अभी से अपने आप को मेंटली रेडी करिए कि 5 अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ का फॉर्म मिनिमम फिल करें। क्यों? देखो, एक इस पे कुतर्क ये बन सकता है कि सर आपको नहीं लगता कि किसी एक ही एग्जाम पर फोकस करना चाहिए? नहीं, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता, और ये बहुत ही वाहियात आइडिया है। क्योंकि बीएड एंट्रेंस एग्जाम का अगर 5 अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ का आप फॉर्म फिल करते हो तो ऐसा थोड़ी ना कि ये पांचों जो है बैक टू बैक जो है 2-2 दिन के अंतराल पर हो रहा है। नहीं, सीयूईटी का पेपर आपका फरवरी एंड मार्च के फर्स्ट वीक में ही हो जाएगा। जब मेरा सीयूईटी का पेपर मार्च के फर्स्ट वीक में हो जाएगा, जामिया का पेपर फर्स्ट वीक ऑफ जून में होगा, तो सीयूईटी और जामिया के पेपर के बीच में इतना गैप है कि वापस से हम जामिया का प्रिपरेशन कर सकते हैं। एनसीईआरटी आरआई के पेपर जून एंड जुलाई में होगा। ठीक है, तो होता क्या है कि हर एंट्रेंस एग्जाम के डेट्स के बीच में आपको ठीक ठाक गैप मिल जाएगा। जैसे आपको एक आइडिया दें, लास्ट ईयर सीयूईटी का पेपर हुआ था फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में। ठीक है, आईपी यूनिवर्सिटी का पेपर हुआ था लगभग 10 मई के अराउंड शायद। जामिया बीएड का पेपर हुआ था लगभग 4 जून के अराउंड। आईपी यूनिवर्सिटी का एनसीईआरटी आरआई का पेपर हुआ था लगभग 3 से 4 जुलाई के अराउंड। तो पेपर्स के पीछे बहुत गैप भी है। तो इसमें कोई बहुत बुद्धिजीवी वाला कार्य नहीं है कि ओ मैं रिस्क लेता हूं, सोच रहा हूं 2 फॉर्म और फिल कर दूं। ये सब रिस्क उस लेने वाली बात नहीं, बहुत नॉर्मल सा बात है कि कोई ऐसा बच्चा है जिसको 1000-2000 रुपए जो अफोर्ड कर सकता है इजीली, तो उसको इसमें बहुत दिमाग नहीं लगाना चाहिए, उसको चुपचाप कर लेना चाहिए जो कहा जा रहा है। आप अपनी वाली करिए, आप अपना दिमाग लगाइए कि ठीक है भाई, मुझे ये यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करना है, मेरा ये प्राइम टारगेट है। लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं 1000-2000-3000 रुपए, तो भाई खुद पे खर्च करो फिर। ठीक है, दैट इज एक्चुअली इन्वेस्टमेंट, नॉट एन स्पेंडिंग। इन्वेस्टमेंट में क्या होता है भाई, आज आप 2 पैसा लगाते हो, कल को आपको 20 रुपये बन के मिलता है। वो कोई एक्सपेंडिचर नहीं है। आप 4-6 अलग अलग अच्छी यूनिवर्सिटीज़ का फॉर्म फिल कर रहे हो, 4-6 अलग अलग अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, पेपर दे रहे हो, तो कहीं ना तो कहीं आप ज़्यादा रेडी हो रहे हो। तो बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2027 को लेकर ये बात हम लोगों को समझने का ज़रूरत है कि एटलीस्ट मिनिमम 5 ऑप्शंस हम ओपन रखें, जिसमें 4-5 मैंने एक अच्छी यूनिवर्सिटीज़ आपको बताया, और भी बहुत सारी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, मैंने कुछ 4-5 आप लोगों को बताया। अब इसमें क्या होता है, अच्छी यूनिवर्सिटी में क्यों जाना है? अच्छी यूनिवर्सिटी में इसलिए जाना है कि जो भी बातें मैं आपको शुरुआत में बता रहा था टीचिंग करियर के रिगार्डिंग, जिन बातों का हमको ध्यान रखने की जरूरत है करियर बनाने के लिए टीचिंग फील्ड में, कि आप सिर्फ महज डिग्री नहीं ले रहे हो। जिस दिन आपका डिग्री कंप्लीट हो उस दिन आप नौकरी रेडी, उस दिन आप जॉब रेडी भी हो, क्योंकि वो डिग्री आपको नौकरी तक पहुंचाए, वो आपको अच्छे एम्प्लॉयमेंट तक पहुंचाए, वो आपको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट तक पहुंचाए, वो आपको इस लायक बनाए कि एटलीस्ट कोई भी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी भी आप शुरू करते हो एजुकेशन सेक्टर में, कोई प्राइवेट जॉब, कोई गवर्नमेंट जॉब, कोई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड कुछ भी आप काम कर रहे हो, तो सभी अलग अलग लेवल पर आप कहीं ना तो कहीं अपने आप को मतलब पूरा खरा पाओ, अच्छा पाओ। और वो कैसे होगा? जब आप अच्छी संस्था के लिए एस्पायर करोगे, अच्छे संस्था में सेलेक्ट होगे, तो कहीं ना तो कहीं वहाँ जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल, जो टीचिंग लर्निंग माहौल है, वो आपको काफ़ी डिफरेंट देखने के लिए मिलता है कंपेयर टू कोई ऐसी संस्था जो घर बैठे बैठे आपको 2 लाख में डिग्री दे दे। ठीक है, कंपेयर टू कोई ऐसी संस्था जो आपको सिर्फ ऐसे ही घर बैठे बैठे 2 लाख में डिग्री दे रहा है, और कोई ऐसा संस्था जो आपको रेगुलर क्लासेस करा रहा है, जो सारी चीज़ें करा रहा है, कुछ सिखा रहा है। भाई कुछ तो डिफरेंस होता होगा ना। और हाँ, ऐसा नहीं है कि उन संस्थाओं में खामियां नहीं है, उनमें भी बहुत खामियां हैं। जैसे मान लीजिए एक बार मेरा दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए तो मैं उसमें आपको 50 कमियां गिना सकता हूँ। एक बार मेरा जामिया में एडमिशन हो जाए तो मैं उसमें 50 कमियां गिना सकता हूँ। एक बार एनसीईआरटी आरआई में एडमिशन हो जाए, अरे यार कहीं और से कर लो यार, ये कोई बहुत अच्छा जगह नहीं है। हाँ, तो तुम ही छोड़ दो भाई, तुम ही कहीं और से कर ले रहो। देखो, एडमिशन हो जाने के बाद बहुत सारे लोग इस पे भी ज्ञान देते हैं। एक बार उनका हो जाएगा तो अगले कहेंगे अरे अरे यार कुछ खास नहीं यार, ऐसे ही चल रहा है यार। मतलब यार अब उनका हो गया है तो फिर उनको अब सिर्फ खामियां ही दिखती हैं, क्योंकि वो बाकी के बीएड की संस्थाओं से कंपेयर नहीं कर रहे हैं। जब बाकी के आप टीचर एजुकेशन के संस्थाओं को देखोगे तो आपको एहसास होगा कि अच्छा इन इंस्टीट्यूट्स में मतलब आपको क्या अलग दिखा रहे हैं, मतलब आपको क्या अलग सिखा रहे हैं, ये चीज़ आपको बस समझने की ज़रूरत है। और हाँ, इन बातों को करने के लिए ना आपको कोई बहुत इंटेलिजेंट होने की ज़रूरत नहीं है। जो बातें मैं आपको समझा रहा हूँ, इन बातों को समझने के लिए, इन बातों को करने के लिए आपको कहीं से कुछ भी अलग से इंटेलिजेंट होने की ज़रूरत नहीं है। डिलीजेंट आदमी हमेशा इंटेलिजेंट पर भारी पड़ता है। डिलीजेंट का मतलब जो हार्ड वर्किंग होता है, ठीक है। तो जो डिलीजेंट व्यक्ति है वो हमेशा इंटेलिजेंट पर भारी पड़ता है। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने का ज़रूरत नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा सीरियस होने का ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा सिंसियर होने का ज़रूरत है।
बस थोड़ा सा जागरूक होने का ज़रूरत है। जितना ज़्यादा आप इस फील्ड के रिगार्डिंग जानोगे उतना जल्दी आप अपने आप को गवर्नमेंट जॉब में पाओगे, उतना जल्दी आप अपने आप को प्राइवेट जॉब में पाओगे, उतना जल्दी आपको पता चल जाएगा कि ये गवर्नमेंट जॉब प्राइवेट जॉब दोनों बेकार है। मुझे किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ाना है, मुझे सेल्फ का कोई इंस्टीट्यूट रन करना है, मुझे टीचिंग जॉब फॉरेन में देखना है, मतलब बाकी के सभी जगहों पर आपको बहुत अच्छा पे चेक देखने के लिए मिलेगा। तब जाके आपको बहुत सारे ऑप्शन समझ में आएंगे। जब आप उस पर सिंसियर हो जाओगे, जब उस पर जागरूक हो जाओगे, जब आप उसके प्रॉन्स कॉन्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सारा कुछ डिटेल में समझ लोगे। यहाँ तो बच्चों को क्या होता है कि ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है, पीजी कंप्लीट हो गया है, बीएड कंप्लीट हो गया है, बाद में कोई टीचिंग जॉब का फॉर्म निकला, उनको पता ही नहीं कि वो एलिजिबल नहीं है। उनको लगता है कि बीएड कर लिए हैं तो सभी टीचिंग जॉब्स में एलिजिबल हो गए वो। मतलब दे आर लिटरली क्लूलेस। 2-2 साल बीएड कर रखे हैं, मतलब ऑब्वियसली 2 साल की डिग्री है ग्रेजुएशन के बाद, तो मतलब 2 साल बीएड कर चुके हैं, उनको आइडिया ही नहीं है कि वो फ्यूचर में आने वाले कई टीचिंग जॉब्स में नॉट एलिजिबल है। जैसे देखिए होता क्या है, इन शॉर्ट में बात समझाऊं ऐसा क्यों हो जाता है बहुत बच्चों के साथ। होता क्या है ना, बहुत सारे लोग ना ग्रेजुएशन में बीए बीएससी या फिर बीकॉम वॉम की जगह कह लो, पता चला बीबीए कर लिए हैं, बीटेक कर लिए हैं, या बीकॉम ही किए हुए हैं, कुछ इस तरह का डिग्री लिए हुए हैं। तो होता क्या है, इनका बीएड में तो एडमिशन हो जाता है, इनको बीएड का डिग्री मिल जाता है, लेकिन जब फ्यूचर में टीचिंग जॉब आती है ना तो वहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लिखा होता है कि ग्रेजुएशन में कंपलसरी है कि सोशल साइंस का टीचर बनना है, तो आपने हिस्ट्री सभी ईयर्स में पढ़ रखा हो, या तो इकोनॉमिक्स सभी ईयर्स में पढ़ रखा हो, तभी आप टीचिंग जॉब के लिए एलिजिबल हैं। सेम गोज फॉर साइंस, या तो बॉटनी या तो जूलॉजी आपने सभी सेमेस्टर या ईयर्स में पढ़ रखा हो, तब दूसरे सब्जेक्ट के साथ कॉम्बिनेशन हो, कुछ इस तरह का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको देखने के लिए मिलता है। तो उन लोगों को पता ही नहीं रहता है कि पूरा 2-2 साल डिग्री कर लिए हैं और टीचिंग जॉब में एलिजिबल ही नहीं है। ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है? जस्ट बिकॉज वो जागरूक नहीं है, जस्ट बिकॉज वो यूट्यूब पर जाके किसी का सस्ता कोर्स ज्वाइन कर लिए हैं, जस्ट बिकॉज गए यूट्यूब पर देखिए कोई फ़ोन नंबर दिया हुआ था उस पर डायल कर लिए, अरे सर फलाना संस्था से हमको फ़ोन आया था, एक मैम थी उन्होंने मेरा काउंसलिंग किया। अबे काउंसलिंग कुछ नहीं किया, तुमको कन्विंस किया कि मेरा वाला कोर्स है, खरीद लो, ठीक है, देखेंगे फिसल रहे हो 10% डिस्काउंट ले लो। यहां पर बहुत सारे ऐसे बच्चे हो सकता है कि डेली बाइट्स के बीएड एंट्रेंस के बैच 1 में एनरोल्ड होंगे, कोई बच्चा बोल दे कि जो है डेली बाइट्स ने कभी उनको फ़ोन करके कहा बैच ज्वाइन करने के लिए, और क्लासेस सभी प्लेटफॉर्म से बेहतर करवाएंगे, ये भी गारंटी है। क्या कोई बच्चा की फ़ोन करके कन्विंस कर रहा हो डेली बाइट्स की आइए ज्वाइन कर लीजिए, लेकिन तमाम ऐसे प्लेटफॉर्म से आप जाइएगा, आप देख लीजिएगा, उनका नंबर दिया होगा, आप बस एक बार मिला दीजिए, दिन में तुम्हें 4 बार फ़ोन करेंगे, हाँ आपने क्या सोचा, आपको अलग से 10% ऑफ कर देंगे। अभी क्या लगते हो मेरे, क्यों 10% ऑफ कर दोगे भाई, वो अपने घर से थोड़ी ना करवा रहा है तुम्हें कुछ भी। लेकिन ठीक है, लेकिन अब इसका लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंस क्या होता है कि बच्चे को अपना आगे पीछे एलिजिबिलिटी वगैरह कुछ पता ही नहीं है, वो सोचता है कि बस बीएड देना है, किस तरह बीएड की डिग्री मिल गया, वो फ्यूचर में टीचिंग्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही नहीं देखा है, उसको पता ही नहीं डिग्री करने के बाद एलिजिबल नहीं हो। जिसने तुमको 1,500 रुपये का कोर्स बेचा उसने भी कहीं बताया नहीं, क्योंकि अगर तुमको बता देगा तो तुम उसका 1,500 का कोर्स छोड़ दोगे। ठीक है, अभी मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, फरवरी में 2026 का जो हमारा बैच बना था, लास्ट क्रैश कोर्स बैच बना था, उसमें 4 बच्चों को मैंने बैच से बाहर किया था सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एलिजिबल नहीं थे। और आपको पता होगा डेली बाइट्स पर फीस 5-6 हज़ार रुपये है, एक तरह से डेली बाइट्स का देखा जाए तो 20-22,000 रुपीज़ लॉस हुआ था देखा जाए तो। लेकिन मैंने बच्चों से बात की, हम देखें अभी ये तो एलिजिबल ही नहीं है यार, वो आके कोर्स ज्वाइन कर लिया है। तो भाई क्लास खत्म होने के बाद रोकने के बाद मैंने बैठाया, मैंने समझाया, देखो बेटा तुम्हारा पैसा वैसा तुमको वापस मिल जाएगा, तुम एलिजिबल नहीं हो, तुम्हारी ये डिग्री है, तुमको फ्यूचर में दिक्कत होगा, और मेरे कहने पर मत जाओ, खुद उन जॉब एडवर्टाइजमेंट्स को डाउनलोड करके पढ़ लो, और 24 घंटे लो। बच्चे ने पूरा चेक किया और डेली बैट्स ने भाई उसका फी रिफंड कर दिया। भाई तुम क्यों रिफंड कर दी? क्योंकि यार देखो यार वो एलिजिबल नहीं है, ही और सी हैज़ नो आइडिया, वो 5,000 रुपये के कोर्स के चक्कर में उसका तो करियर खराब हो जाएगा उसको, क्योंकि उसको किसी ने बताया नहीं कि वो एलिजिबल नहीं है, वो सोच रहा है बस बीएड कर लेंगे काम बन जाएगा। तो पता है लोग इतना बेसिक सा जागरूक नहीं होते हैं, पता है सिर्फ थोड़ा बहुत जागरूकता से घंटा 2 घंटा 3 घंटा आप देख लोगे ना शांति से बैठ के, आपको पूरा कुछ समझ में आ जाएगा। तो जब बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2027 पर आप अपना टारगेट बनाइएगा तो अपने माइंड में इस बात को रखिएगा कि ठीक है डिग्री लेना है, ये जस्ट एक काम है, मेरा लार्जर टर्म गोल क्या है, मेरा लॉन्ग टर्म विजन क्या है कि मुझे टीचिंग फील्ड में अपने लिए एक इलस्ट्रियस अच्छा बढ़िया करियर बनाना है। और शॉर्ट टर्म मिशन क्या है, विजन आपका बड़ा होना चाहिए, शॉर्ट टर्म मिशन क्या है कि मेरा एक अच्छे कॉलेज में बीएड एंट्रेंस एग्जाम में क्वालिफाई हो कि मेरा एडमिशन हो, क्योंकि वो बीएड एंट्रेंस एग्जाम जब आप क्वालिफाई करोगे, अच्छे कॉलेज में एडमिशन लोगे,
तो एक तरह से पहली सीढ़ी है जिस पे आप अपना पैर रखोगे सही डायरेक्शन में जाने के लिए। आप पहली सीढ़ी पर पैर रखे, आप क्वालिफाई किए। अब आप जब ठीक ठाक संस्था में पहुंचते हो तो बाकी के बच्चे भी अच्छा खासा क्वालिफाइड आते हैं, अच्छे खासे एग्जाम्स के लिए एस्पायर करते हैं। वहाँ आपको तरह तरह के लोग मिल जाएंगे जो आपको बताएंगे मैं इस फील्ड में देख रहा हूँ, मैं इस फील्ड में देख रहा हूँ। तो इससे आपको अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, ठीक है, इससे आपको अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। जब 2019 में जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीएड में एडमिशन लिया था, तो जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में गया तो मुझे पता चला कि मेरे बगल में जो बच्चा बैठता है उसका दिल्ली में साकेत में बहुत अच्छा कॉमर्स इकोनॉमिक्स से कोचिंग चलता है और वो 80 to 90,000 रुपीज़ अर्न करता है और मेरे बगल में बैठ के बीएड कर रहा है। तो हमने कहा यार सही है यार। तो मैंने देखा कि अच्छा इसको कोई गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म नहीं फिल करना है क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहा है अपने लाइफ में, उसको लग रहा है कि ये करना ही नहीं है। बीच में कोविड वगैरह आ गया, थोड़ा कुछ मसला वगैरह, डायनामिक्स चेंज हो गया, बाद में उसके फैमिली में कुछ मैटर हो गया, ठीक है, कोविड के टाइम में। तो फिर बाद में जो है अच्छा, और जो बच्चे इस तरह के क्वालिफाइड रहते हैं, टैलेंटेड रहते हैं, बाद में उसका नवोदय विद्यालय में हो गया, जो वाइस प्रिंसिपल है, वहाँ भी उसकी सैलरी 1 लाख रुपए का अराउंड है, ठीक है। हाँ, बस ये है कि नवोदय विद्यालय में जॉब लगता है तो आप देखोगे वो सब नवोदय विद्यालय वगैरह वाले स्कूल जो है बोर्डिंग स्कूल्स होते हैं, वहाँ टीचर को वहीं रहना पड़ता है। अमूमन वो स्कूल शहर के बाहर वगैरह होते हैं, तो पोस्टिंग वगैरह ऑल इंडिया इधर उधर मिलती है, ये सब चीज़ें रहती हैं। तो मुझे बहुत बाद में पता चला कि अच्छा यार इसका इस तरह का इंस्टीट्यूट है, तो वो कैसे मैनेज कर रहा है, कैसे इस तरह के इंस्टीट्यूट को रन कर रहा है। क्योंकि देखो यार, टीचिंग करियर में भी आपको देखना पड़ेगा। जब आप स्कूल के टीचर होते हो तो तुमसे कोई नहीं पूछता है कि तुमको ठीक से बायो आता है कि नहीं, फिजिक्स आता है कि नहीं, मैथ आता है कि नहीं, तुम कुछ भी जाके कथा बाच रहे हो वहाँ पर। हिस्ट्री आता है, पढ़ाना था जो है गुप्ता पीरियड, मुगल सल्तनत, पढ़ा रहे हैं हिंदू मुस्लिम। वैसे ही पॉलिटिकल साइंस पढ़ाना था, पढ़ा रहे हैं बीजेपी कांग्रेस। स्कूल में तुमको ऐसे टीचर मिल जाएंगे। आप बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में देखोगे टीचर बहुत बैलेंस्ड होकर समझा रहे हैं, बोल रहे हैं। तो जो भी आप देखोगे कोचिंग वोचिंग में टीचर होंगे, वो देखोगे कि ज़्यादा बेटर एफ्लुएंट तरीके से, ज़्यादा बेटर तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं, ज़्यादा बेटर एग्जाम्पल, ज़्यादा तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, ज़्यादा बेटर शॉर्ट ट्रिक्स आपको सिखा रहे हैं। हाँ, तो उनका पेचेक भी हाई होता है इसीलिए, ठीक है, स्कूल वालों की तुलना में उनका पेचेक भी हाई रहता है। तो आपको ये चीज़ सीखना होगा कि अरे यार, मतलब तुम एक बेटर, बिगर, बेटर, ब्राइटर टीचिंग जॉब के लिए रेडी हो। मतलब कहने का मतलब कि आप सभी लेवल पर सेट कर पाओ अपने आप को। यहाँ तमाम ऐसे लोग हैं जो टीचिंग फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं और कंप्यूटर उनको दे दें तो एक तरह से बंदर के हाथ में मशीन गन दे दिया, उनको कुछ नहीं आ रहा होता है। माउस भी यूज़ करेंगे तो अपना हाथ ऐसे ऐसे घुमाने लगता है। ऐसे ऐसे टीचिंग फील्ड में मैंने लोग देखे हैं मैंने। मैं खुद दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएड किया हूँ। वहाँ पर बहुत से ऐसे बच्चे आते थे, भाई कंप्यूटर देखते ही उनको मौत आने लगती थी। और पूरा एक, मतलब समझ रहे हो, पूरा एक टीचिंग का सेक्टर है, एडटेक सेक्टर, एजुकेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर, ठीक है। तो पूरे एडटेक के सेक्टर से वो बाहर हो गए। कभी वो लाइफ में एडुप्रेन्योर बन ही नहीं सकते हैं, ठीक है। कभी मतलब वो एडटेक में है ही नहीं, क्योंकि भाई कंप्यूटर मतलब उसको बहुत दिक्कत हो रहा है यार, टेक्नोलॉजिकली वो साउंड ही नहीं है। और अब तो दिल्ली वगैरह के जितने भी अच्छे स्कूल्स हैं जो आपको अच्छी सैलरी दे रहे होंगे, सभी जगह देखोगे डिजिटल पोर्ट, प्रोजेक्टर, सब कुछ लगा होगा, सारी फैसिलिटीज़ रहती हैं। तो लेकिन उसमें भी देखोगे तमाम टीचर होते हैं, बुला लेंगे, हाँ प्रियंका आप आ जाइए, हाँ अतुल आप आ जाइए, थोड़ा ये कंप्यूटर ठीक कर दीजिए, हाँ थोड़ा ये पैनल ऑन कर दीजिए, थोड़ा ये बोर्ड वो कर दीजिए। जब बच्चे से हेल्प ले रहे होते हैं तो बच्चा नौटंकी कर रहा होता है, 4 बार कंप्यूटर ऑफ करेगा, ऑन करेगा, प्रोजेक्टर में नाटक करेगा। तो बच्चे को पता चल जाएगा कि मेरा टीचर लल्लू लाल है। इनको आइडिया नहीं हो, तुमको बेवकूफ़ बनाते रहेंगे, मैम दिस इज नॉट वर्किंग, जानबूझ के क्लास डिले कराएंगे। तो उनको एज अ टीचर तुम्हारी स्मार्टनेस पता चलता है, उनको एज अ टीचर तुम्हारा लेवल पता चलता है बच्चों को, ठीक है। और वहीं से आपका धीरे धीरे पेचेक डिसाइड होने लगता है। तो आपको लग रहा होता है कि अरे क्यों सीखना है, बस एक बार किस तरह से जॉब लग जाए, हाँ तो फिर सैलरी भी उस हिसाब से मिलेगी। तो देखो, इन सारी चीज़ों को करने के लिए और सीखने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि टीचिंग सेक्टर्स की क्या रिक्वायरमेंट है, क्या जॉब एक्सपेक्टेशंस है, क्या स्किल्स आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है, तब जाके आप टीचिंग करियर में अपना कदम रखिए। तो सबसे पहले खुद के लिए ये डिसाइड करिए कि मुझे टीचिंग करियर को किस तरह से देखना है। उस तरह से मत देखिए कि घर वालों ने बताया बस डिग्री ले लेंगे और फलाना टीचिंग जॉब में मदद मिल जाएगा और फ्यूचर में जो है क्या कहते हैं कहीं जॉब के लिए अप्लाई कर देंगे, गवर्नमेंट में हो जाएगा। अगर आप इस तरीके से सोचोगे, इस तरीके से देखोगे, तब तो भाई तुमको सभी डिग्रियों में दिक्कत होने वाला है, क्योंकि फिर तो आपके लिए कोई डिग्री ऐसा नहीं बचा है जिसमें आप कह सको कि स्कोप अच्छा है।
क्योंकि देखो यार, अगर तुमको अपने दोस्त का किडनी काट के बेचना है तो तुम तो काट के बेच नहीं पाओगे। उसके लिए भी तुमको एमबीबीएस डिग्री होना चाहिए, उसके लिए भी तुमको भाई ऑपरेशन थिएटर में कैसे काम करते हैं तुमको आना चाहिए, वैसे भी तुमको समझ में आना चाहिए किडनी का ऑपरेशन कैसे करना है, तब तो उसका किडनी निकाल के तुम बेच पाओगे। तो तुम सोच के देखो कि वो डॉक्टर्स कौन से हैं जो लोगों का किडनी काट के बेच देते हैं, वो इंजीनियर्स कौन से हैं जो पुल बनाते हैं जिसपे भाई 150 लोगों का पता चलेगा 10वें दिन ही पुल गिर गया और एक्सीडेंट हो गया और डेथ हो गया। तो देखो यार, मेडिकल फील्ड में भी एक से एक फालतू लोग बैठे हुए हैं, इंजीनियरिंग डिग्री में भी एक से एक फालतू लोग बैठे हुए हैं, लॉ की डिग्री लेने वाले भी एक से एक वकील ऐसे बैठे हुए हैं दुनिया भर का तुमसे झूठ झटाका बोलेंगे, वो लॉ के डिग्री में भी एक से एक ऐसे डिफॉल्टर बैठे हुए हैं, टीचिंग फील्ड में भी एक से एक लोग डिग्री लेके डिफॉल्टर बैठे हुए हैं। लेकिन मेडिकल फील्ड में एक से एक डॉक्टर हैं, बहुत हाईली डिमांडेबल, हाईली क्वालिफाइड। इंजीनियरिंग फील्ड में एक से एक इंजीनियर, एक से एक आर्किटेक्ट है, हाईली डिमांडेबल, हाईली क्वालिफाइड। लॉ के फील्ड में एक से एक लॉयर है, हाईली डिमांडेबल, हाईली क्वालिफाइड। सीए फील्ड में भी ऐसा ही है, टीचिंग फील्ड में भी ऐसा ही है। डिपेंड करता है कि उस डिग्री से आप किस तरह का करियर बना रहे हो। हाँ, तो वो रास्ता बस यहीं से जाता है। तो दिल्ली बाइट्स का जो 2027 का जो फर्स्ट सेशन है बीएड एंट्रेंस एग्जाम को लेकर, जो एस्पायरिंग टीचर्स के लिए, उस सेशन का बेसिक थीम यही है जो बात मैं आपको समझा रहा हूं कि किस तरह से आपको अपना करियर फील्ड, ये सारी चीजें को देखना है। क्योंकि देखो यार, कल को तुम किसी यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल कर रहे हो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझना कौन सा बड़ी बात है, न्यूनतम अर्हता समझना कौन सा बड़ी बात है। वो तो दिल्ली बाइट्स के यूट्यूब पर पूरा पूरा तुमको प्लेलिस्ट मिल जाएगा जहां इन चीज़ों को मैंने डिटेल में समझाया है। नहीं मिलेगा प्लेलिस्ट तो भाई तमाम मेरे ओपन सेशंस होते हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए कि अपकमिंग 3-4 डेज में दिल्ली यूनिवर्सिटी पर एक डेडिकेटेड सेशन हो रहा है दिल्ली बाइट्स का, बीएचयू बीएड पर हो रहा है, क्या कहते हैं, जामिया बीएड पर हो रहा है, तो सब पर डेडिकेटेड सेशन हो रहा है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह तो वहां देख के समझ जाओगे, ठीक है। जिन बच्चों को प्रिपेयर करना है वो यहां नहीं ज्वाइन करेंगे, कहीं और ज्वाइन करेंगे। मेरा ये कहना है आप कहीं भी ज्वाइन करिए, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे तो तुमको टीचिंग करियर में अपना करियर बनाना है ना। तुम्हें एट द एंड ऑफ द डे तो टीचिंग जॉब चाहिए ना। एट द एंड ऑफ द डे तो तुम चाहोगे ना कि सिर्फ तुम्हारे पास बीएड की डिग्री ना रहे, तुम एक ढंग के टीचर बनो, ढंग का अच्छा जॉब, एम्प्लॉयमेंट, हेल्दी वेल्दी लाइफ आपको मिले। इतना तो आप चाहोगे, चाहे तुम कहीं से भी ज्वाइन कर रहे हो, कहीं से भी कर रहे हो। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कोर्स कोई बड़ा मैटर नहीं है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? एक जामिया बीएड को पकड़ो, 4 यूट्यूब पे वीडियो खंगाल दोगे, कुछ मत करो, दिल्ली बाइट के यूट्यूब पर चल जाओ, सिर्फ जामिया बीएड का प्लेलिस्ट चेक कर लो, पूरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वाली बात समझ में आ जाएगी। कोर्स जहां भी आपको अच्छा लगे, कम ज़्यादा आप ज्वाइन कर सकते हो। हाँ, व्हाट नेक्स्ट? ठीक है, व्हाट नेक्स्ट? तो इस अप्रोच के साथ तो देखिए, दिल्ली बाइट्स के बीएड एंट्रेंस एग्जाम को 2027 को लेकर जो सेशन का लक्ष्य है वो यही है कि आप टीचिंग करियर को एक ढंग के प्रोफेशनल तरीके से सोच के जाइए। एंड बीएड एंट्रेंस एग्जाम उसका प्रथम चरण है, पहली सीढ़ी है जिस पे आप पैर रखोगे और फिर पैर करोगे और अपने आप को रेडी करोगे अच्छे से अच्छे संस्था के लिए। और फिर उसके बाद आता है कि हाँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, बीएचयू है, जामिया है, कहाँ से करोगे, क्या करोगे, टोटली इट डिपेंड्स ऑन योर टेस्ट एंड चॉइसेस। ठीक है, तो बस आपको इतना ध्यान रखना है। बाकी का दिल्ली यूनिवर्सिटी पर डेडिकेटेड सेशन कल होने वाला है, बीएचयू पर होने वाला है, जामिया पर होने वाला है, अपकमिंग डेज में है। फ्यूचर में कोई भी सेशन को यूट्यूब पर देख रहा है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, कमेंट सेक्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, उन ग्रुप्स में आप जुड़ सकते हैं, आपको सेशंस देखने के लिए मिल जाएंगे। मतलब जो भी अपकमिंग सेशन होगा उसको ज्वाइन करने का अपडेट और लिंक वगैरह आपको देखने के लिए मिल जाएगा। एंड यस, दिल्ली बाइट्स के सभी ओपन सेशन ओपन होते हैं, कंप्लीट ओपन होते हैं, फ्री होते हैं। आज भी फ्री है, कल भी वो वैसे ही फ्री रहेगा। और एक चीज़ ये भी ध्यान रखिएगा, दिल्ली बाइट्स पर प्रिपरेशन क्लासेस पेड होता है। बाकी का किसी भी कैंडिडेट को कभी कोई ज़रूरत हो, आई एम ऑलवेज अवेलेबल, ओपन, फ्री ऑफ कॉस्ट। किसी भी ओपन सेशन में आइए, जितना डिटेल में आपको डिस्कस करना आप करिए, आपको जितना समय चाहिए मैं समय दूंगा। हाँ, बस प्रिपरेशन क्लासेस पेड होते हैं फॉर सिंगल हैंडेडली रीज़न। भाई, दिल्ली बाइट्स पे जितने भी फैकल्टी पढ़ाते हैं या तो गवर्नमेंट टीचर हैं या किसी अच्छे खासे संस्था में क्वालिफाइड इंस्टीट्यूट से वो सभी लोग जुड़े होंगे, तो उन सब का एक अच्छा खासा चार्ज होता है। आपको ढंग के फैकल्टीज देखने के लिए मिल जाएंगे, ढंग का गाइडेंस देखने के लिए मिल जाएगा। तो देयर इज़ अ फी दैट वी नीड टू पे, दैट यू नीड टू पे। ठीक है, तो वो रीज़न आपको देखने के लिए मिलता है। खैर, आ जाता हूँ मैं आप लोगों के डाउट एंड क्वेरी पर। किसी भी कैंडिडेट को कुछ डाउट एंड क्वेरी है, यू पीपल कैन रेज योर हैंड, आई विल कॉल आउट द नेम्स। हाँ, जो भी अपकमिंग DU बीएड है, BHU बीएड है, उन सब पर डिटेल्ड सेशन होगा, लेकिन उससे रिलेटेड आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। जस्ट रेज योर हैंड और विल रैप अप द सेशन। देखिए, हैंड रेज का एक बटन बना होगा, आई विल स्विच ऑन द माइक्स।
Sir, what is sir? You were telling about eligibility criteria कि लोगों को पता ही नहीं होता कि उनकी एलिजिबिलिटी क्या है, बट सर एलिजिबिलिटी आप किस में कह रहे हो? अब जैसे अगर हमें कोई सब्जेक्ट पढ़ाने हैं तो हम वही सब्जेक्ट लेते हैं ना जो हमने यूजी में या पीजी में पढ़े हुए हैं, जिसमें ग्रेजुएशन करी है हमने, जो हमारा मेन सब्जेक्ट होता है। देखो प्रगति, एक्चुअली होता क्या है ना, देखिए प्रॉब्लम कहाँ पर होती है। जब फ्यूचर में कोई भी टीचिंग जॉब का आप फॉर्म फिल करते हो तो वहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वो पता है कौन सा देखते हैं, आपके ग्रेजुएशन का। ठीक है। और यहाँ जितने बच्चे बैठे हैं या तो ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में या ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं, तो ग्रेजुएशन में जो होना था हो चुका है, लेकिन बीएड में एडमिशन सबका हो जाएगा। ठीक है। जब वो बीएड कर लेगा, फ्यूचर में टीचिंग जॉब के लिए अप्लाई करेगा, तो उसका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन उसका ग्रेजुएशन वाला ही देखा जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि तुम चूज करोगी कि तुम सोशल साइंस का टीचर बनोगी, तुम ग्रेजुएशन ऑलरेडी कर चुकी हो, तो तुम्हारे सब्जेक्ट के बेसिस पर डिसाइड होगा कि तुम कौन सा टीचर बन सकती हो। ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप चूज करेंगे कि मैं इकोनॉमिक्स की टीचर बनूंगी या मैं चूज करूंगी कि मैं हिस्ट्री का टीचर बनूंगी, नहीं। वो सिंपल सा आपके ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट देखा जाएगा और उस बेसिस पर डिसाइड होगा कि आप कौन सा सब्जेक्ट चूज करेंगे। ठीक है, उस बेसिस पर डिसाइड होगा। तो अब ये देखना पड़ेगा कि आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है। ठीक है प्रगति। ओके सर। ठीक है। यस। सर एक और क्वेरी थी हाँ हाँ कि बताइए। जैसे सर हमारा जो हमने ग्रेजुएशन में पढ़ी है वो तो हमारा एक सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। वो तो कंपलसरी ही होगा। जैसे मैंने इंग्लिश ऑनर्स करी है और एमए भी उसी में करी है, तो मेरा इंग्लिश तो कंपलसरी ही होगा। उसके अलावा जो सेकंड सब्जेक्ट है वो हम अपनी मर्जी से ले सकते हैं या वो कैसे होता है? टीचिंग जॉब में अगर आपने इंग्लिश में ऑनर्स कर रखा है तो आप इंग्लिश से टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। और सर कॉम्बिनेशन होता है ना, जैसे आप बता रहे हो, तो एक सब्जेक्ट नहीं, तो ये हो गया। कॉम्बिनेशन नहीं होता। टीचिंग जॉब में कॉम्बिनेशन नहीं रहता। ये डिपेंड करता है कि है किस टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं। जो लैंग्वेज की टीचिंग जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है उसने इंग्लिश में ऑनर्स डिग्री ले रखी है, तो इंग्लिश की टीचिंग जॉब के लिए एलिजिबल है। ठीक है। कॉम्बिनेशन का इशू सोशल साइंस वाले के लिए आएगा, साइंस वाले के लिए आएगा। ठीक है, लैंग्वेज वाले के लिए नहीं। ठीक है। हाँ यस आयुष, यस प्लीज़। नमस्ते सर। नमस्कार आयुष, बताइए। हम सर मैं कह रहा हूँ कि बीएड करने के बाद डिसाइड करते हैं कि किस चीज़ के टीचर बन सकते हैं, कौन से नहीं सब्जेक्ट के मतलब। नहीं, आपकी ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट के बेसिस पर डिसाइड होता है। तो ये सर मतलब कैसे होता है, ये थोड़ा बताओगे आप? हाँ मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन आपका अच्छा है। देखिए मैं आपको एक चीज़ समझा रहा हूँ। देखो मैं एक एग्जांपल लेके आप लोगों को समझा दे रहा हूँ, जिनको समझ में आए ठीक, नहीं समझ में आए तो इग्नोर करिए, आप अपना बीएड पर फोकस करिए। मान लेते हैं कि कोई बच्चा ऐसा है जिसको, एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, सोशल साइंस का टीचर बनना है। ठीक है, मान लेते हैं कोई ऐसा बच्चा है जिसको सोशल साइंस का टीचर बनना है। तो होगा क्या, देखिए वो कैसे डिसाइड होता है। ठीक है, देखो ये कैसे डिसाइड होता है। अब मान लो कोई ऐसा बच्चा जो टीजीटी सोशल साइंस का टीचर बनना चाहता है, तो उसको क्या बोला जाएगा कि भाई आपने कंपल्सरली, ठीक है, हिस्ट्री या जियोग्राफी में से कोई एक सब्जेक्ट पढ़ा हो अपनी ग्रेजुएशन में थ्रू आउट ऑल द 3 ईयर्स, अगर तभी वो टीजीटी सोशल साइंस का टीचर बन सकता है। खास करके ईएमआरएस में, नवोदय विद्यालय में यही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉलो होता है। ठीक है, मैं बस आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। तो अब यहाँ देखो कि टीजीटी की जॉब निकली है। टीजीटी का मतलब कि क्लास 6 to 8 का टीचर, मतलब जो बीएड वाले बच्चे होते हैं बेसिकली उनके लिए। बीएड वाला बच्चा टीजीटी के लिए ही अप्लाई करता है, क्लास 6 to 8 के टीचर के लिए अप्लाई करता है। अब मान लो यहाँ पर कोई बच्चा टीजीटी सोशल साइंस के लिए अप्लाई कर रहा है, एक एग्जाम्पल लेके चलिए कि कोई बच्चा टीजीटी सोशल साइंस के लिए अप्लाई कर रहा है। अब 670 सीट आई। अब टीजीटी सोशल साइंस पर एलिजिबल होने के लिए ये नहीं है कि तुमने सोशल साइंस से बीएड कर रखा हो, ये नहीं है कि सोशल साइंस से तुमने बीएड किया हो। सबसे पहला क्राइटेरिया क्या है कि कैंडिडेट ने हिस्ट्री या जियोग्राफी को थ्रू आउट अपने ग्रेजुएशन के ऑल 3 ईयर्स में पढ़ा हो। ठीक है, एटलीस्ट, तभी आप उस पर्टिकुलर केस को चुनोगे। अगर कोई ऐसा बच्चा है कि मान लो उसने इकोनॉमिक्स को थ्रू आउट सभी ईयर्स में पढ़ रखा है, तो नहीं, उसका हिस्ट्री या जियोग्राफी में से कोई एक होना चाहिए। अगर नहीं है तो सोशल साइंस के टीचर के लिए वो नॉट एलिजिबल है। ठीक है। और हाँ, उसके बाद ये ग्रेजुएशन का ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, उसके बाद क्या होना चाहिए कि प्लस आपने बीएड किया हो।
प्लस आपने सीटेट का पेपर 2 पास किया हो, ठीक है। ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, ठीक है, प्लस जो बीएड में एडमिशन के लिए आप तैयारी कर रहे हो, प्लस सीटेट का पेपर 2 आपने पास किया हो, तब आप उसके लिए अप्लाई करोगे। तो अब यहां क्या कह रहा है, अब देखिए क्राइटेरिया देखिए सोशल साइंस टीचर बनने के लिए क्या है, ठीक है। कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड हिस्ट्री या जियोग्राफी में से कोई एक सब्जेक्ट होना ही चाहिए, ठीक है, तभी एलिजिबल है। कैंडिडेट्स विद बीए ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस आर नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी सोशल स्टडीज, ठीक है। ये क्या है, ये नवोदय विद्यालय का क्राइटेरिया है, ये हमारा से क्राइटेरिया है। हाँ, कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई बच्चा पॉलिटिकल साइंस में ऑनर्स है, इकोनॉमिक्स में ऑनर्स है तो टीचिंग में करियर नहीं बना सकता, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि नवोदय विद्यालय में टीचर बनने के लिए नहीं एलिजिबल है। हो सकता है DSSB में एलिजिबल हो सकता है केंद्रीय विद्यालय में एलिजिबल हो सकता है यूपी के टीजीटी के जॉब्स में एलिजिबल हो, लेकिन नवोदय विद्यालय में नॉट एलिजिबल है, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स में नॉट एलिजिबल है। तो बच्चे को यार यही बात समझ में आना चाहिए कि जब हम उस फील्ड में डिग्री ले रहे हैं तो हमको देखना होगा कि कौन कौन से तमाम अलग अलग तरह के टीचिंग जॉब्स होते हैं और उन टीचिंग जॉब्स में जॉब में जाने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। सिर्फ महज बीएड का डिग्री पर्याप्त नहीं है। एंड हाँ, इस पे थ्रू आउट आपको डेली बाइट्स के बहुत सारे वेबिनार मीट, बहुत सारा गाइडेंस एंड बहुत सारा आप लोगों के लिए भी वेबिनार मीट होगा, जिसमें डिटेल में मैं एकदम डेडिकेटेड सेशंस रखूंगा एक दिन, जहां पर हम डिटेल में उन्हीं मुद्दों पर बात कर रहे होंगे। लेकिन बस ये ध्यान दीजिए कि करियर बनाते समय इन बातों का हम लोगों को थोड़ा सा समझ होना चाहिए, तो आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस महसूस होगा फ्यूचर में टीचिंग जॉब वगैरह के लिए। ठीक है आयुष, आई होप आई एम क्लियर। जी सर। ठीक है हाँ, किसी और कैंडिडेट कोई भी और डाउट क्वेरी, एनीवन एल्स? ठीक है, अब ये ध्यान दीजिए, देखिए पहले ये यस सानिया इदरीसी, यस प्लीज बताइए। हेलो सर। हेलो सानिया जी, बताइए। गुड इवनिंग सर मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हो रही हूँ, मतलब मैंने ग्रेजुएशन के तीनों इयर्स में हिंदी भी पढ़ा और हिस्ट्री भी पढ़ा है, तो कौन सा ज़्यादा बेटर रहेगा? यहाँ मैं टीजीटी और सोशल साइंस की एलिजिबिलिटी पे बात नहीं कर रहा हूँ, वो आप चेक करिए, ठीक है। जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए, दोनों में से कोई भी बेटर है। सर मेरा थोड़ा सा ज़्यादा दिल उसकी लैंग्वेज की तरफ है, हिंदी। हाँ तो आप लैंग्वेज चूज करिए, सब्जेक्ट आप चूज करिए, ठीक है, जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। ओके सर, जाने का बैच कब से स्टार्ट होगा? 21 से 21 से ओके सर। 21 से शुरू, ठीक है। हाँ देखिए सभी कैंडिडेट्स ध्यान दीजिए, देखो यार होता क्या है ना, जब भी आप लोग मेरे फ्यूचर में भी ओपन सेशन में आप लोग आते हो तो किसी भी टॉपिक पर ना डेली बाइट्स पे तमाम आपको वीडियोस वगैरह मिल जाएंगे। थोड़ा ना बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह आप लोग देख कर आया करिए, तो आपका ना टॉपिक ऑफ डिस्कशन अच्छा हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे आते हैं मेरे आगे आके पूरा फैल जाते हैं कि सर हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा, नहीं कि तुमको कुछ नहीं समझ में आ रहा, तुमको समझा भी नहीं पाएंगे फिर, ठीक है, क्योंकि आपको वो पॉइंट्स पहले देख के आना पड़ेगा किस मुद्दे पर बात किया जा रहा है। पॉइंट 1। पॉइंट 2, देखो यार होता क्या है, आप ना मेरे से मत पूछिए कि सर मेरे लिए कौन सा सब्जेक्ट अच्छा रहेगा। सब्जेक्ट तो तुम ही चूज़ करोगे कि तुमको साइंस अच्छा लगता है, सोशल साइंस अच्छा लगता है, लैंग्वेज अच्छा लगता है। कोई भी जो यहाँ बच्चा बैठा हुआ है वो सब्जेक्ट आप स्वयं चूज़ करते हो, ठीक है। ये मेरा काम नहीं है, मेरा काम बस ये बताना है आपको कि सर मैंने हिंदी थ्रू आउट ग्रेजुएशन में पढ़ रखा है, तो सर क्या मैं जामिया का बीएड का फॉर्म फिल कर सकती हूँ? हाँ आप फिल कर सकते हैं। सर मैंने हिस्ट्री थ्रू आउट 3 इयर्स पढ़ रखा है, तो क्या मैं जामिया का बीएड का फॉर्म फिल कर सकती हूँ? यस आप फिल कर सकती हैं। ये मेरा काम बताना है। मेरा काम ये बताना नहीं है कि तुम हिस्ट्री पढ़ोगी जियोग्राफी, मेरा काम ये बताना नहीं है कि तुम हिंदी पढ़ोगी उर्दू, ये तुम्हारा चॉइस है, ठीक है। मैं बस ये बताऊंगा तुम हिंदी से एलिजिबल हो कि नहीं, ठीक है, ये चीज़ है। तो प्लीज़ ये ध्यान दीजिए, तो थोड़ा सा आप लोग एलिजिबिलिटी देख के आएंगे तो ज़्यादा मदद हो पाएगी। हाँ यस फैज़ा, यस प्लीज़। हाँ माइक। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग फैज़ा, बताइए। हाँ सर मैंने ना अपनी ग्रेजुएशन पॉल साइंस ऑनर्स से करी है, और जो मैंने मास्टर्स करी मैं सेकेंड ईयर में वो पॉल साइंस ऑनर्स से कर रही है। तो मैं मतलब नेक्स्ट ईयर ना बीएड का एंट्रेंस एग्जाम देने डी हूँ सर। यस बिल्कुल दीजिए, देना चाहिए। आप DSSB वगैरह के एग्जाम्स में एलिजिबल हैं। तो सर मैं ये पूछी थी, मतलब कोई मुझे आगे चल के प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना टीचर करियर में? देखिए कोई भी ऐसा डिग्री नहीं होता है ना फैज़ा जो परफेक्ट हो, ठीक है। कोई भी यहाँ टीचिंग का ऐसा बच्चा नहीं होगा जो किसी फील्ड में डिग्री लेकर आए तो सभी टीचिंग जॉब्स में एलिजिबल होगा। कोई भी आदमी ऐसा नहीं होता है कि सभी टीचिंग जॉब्स में एलिजिबल होगा। सबकी टीचिंग की डिग्री में कुछ ना तो कुछ दिक्कत परेशानी रहती है, ठीक है फैज़ा।
कोई बच्चा ऐसा नहीं होता कि 100% एलिजिबल हो। सबके टीचिंग डिग्री में कुछ ना तो कुछ ऐसा रहता है कि वो पता चलेगा DSSS में एलिजिबल है तो EMRS में नॉट एलिजिबल है, KVS में एलिजिबल है तो नवोदय विद्यालय में नॉट एलिजिबल है। ये बहुत नॉर्मल सा प्रॉब्लम है, ठीक है। बस मैं इतना आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब आप इस फील्ड में डिग्री बना रहे हो तो थोड़ा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में जानकारी रखिए आप लोग, ठीक है। क्योंकि जैसे मान लीजिए आप देखिए ना, जैसे अभी आप पॉलिटिकल साइंस वाली बात पूछी, क्या ये प्रश्न आपके दिमाग में पहले आया तभी तो लग रहा था कि सिर्फ BEd में एडमिशन लेना है, ठीक है, ये चीज़ है। तो जब आपको लगेगा अच्छा BEd में एडमिशन लेना, तो हाँ तो BEd तो हो ही जाएगा, प्रश्न ये है कि व्हाट नेक्स्ट, ठीक है। सर मैंने ना मतलब आपका बैच लिया है तो उसी से प्रिपरेशन कर रहे हैं एंट्रेंस एग्जाम की। ठीक है। अच्छा, आपने जामिया के बैच में हैं आप? नहीं ड्यू से सर। हाँ ठीक है, तो कोई देखिए वो कोई दिक्कत का विषय नहीं है, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस वाले बच्चे ऑब्वियसली भरते हैं, लेकिन हाँ नवोदय विद्यालय EMRS में नॉट एलिजिबल, DSSS में एलिजिबल। तो देखो ये होता है, सभी टीचिंग जॉब्स में होगा। अच्छा, जो नवोदय विद्यालय में एलिजिबल होगा, हो सकता है DSSS में एलिजिबल ना हो, ये बहुत नॉर्मल सा प्रॉब्लम है, ठीक है। हाँ, वी आर जस्ट सिटिंग हियर टू नो कि अच्छा इस तरह की चीज़ें होती हैं, ठीक है फैजा? ठीक है सर। ठीक है, ओके, थैंक यू। अच्छा ठीक है, अब यहाँ से ये चीज़ ध्यान दीजिए, आज का सेशन छोटा ही सेशन है, बस BEd एंट्रेंस को लेकर किन किन बातों को हमको ध्यान में रखना चाहिए, क्या टीचिंग एस्पेक्ट होना चाहिए, इस पर हमने चर्चा की है। डेली बाइट्स का जितने भी ओपन मीट या सेशन होते हैं कंप्लीटली एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, सभी कैंडिडेट ज्वाइन कर सकते हैं। 2027 से इसमें एक पेड एलिमेंट इंक्लूड कर दिया गया है। और हाँ, मेरा स्ट्रांग रिकमेंडेशन आपको यही है कि आप ओपन सेशंस में ही आके डिस्कस करें। ये कुछ केवल उन बच्चों के लिए है जो अफोर्ड कर सकते हैं। देखिए बहुत सारे ऐसे बच्चे आते हैं जिनको बहुत डिटेल में डिस्कशन चाहिए रहता है कि फॉरेन में टीचिंग जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो क्या है, अब्रॉड में अप्लाई कर रहे हैं तो क्या है, DSSS में क्या है, KVS में क्या है, EMRS में क्या है। तो आप डेली बाइट्स के व्हाट्सएप हैंडलर को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और ये सेशन पेड होगा, वो बच्चे के लिए 1-to-1 होगा। और हाँ, अगर आपको कुछ भी 1-to-1 इस तरह का डाउट है, क्वेरी है, तो आप ओपन सेशंस में ही आइए, यहीं डिस्कस करिए, फ्री ऑफ कॉस्ट ही। ये केवल उनके लिए है जो लोग इसको अफोर्ड कर सकते हैं। और हाँ, ये भी आप अगर डेली बाइट्स के व्हाट्सएप हैंडलर को आप फी पे करके इसके लिए कांटेक्ट भी करते हैं करियर काउंसलिंग के लिए, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि इसमें 3 से 4 दिन का वेटिंग होता है। आप आज फी पे करोगे, ठीक है, कम से कम 3 से 4 डे का वेटिंग होगा। व्हाट्सएप हैंडलर आपसे बात करके कंफर्म करके तब आपको 1 घंटे का पूरा डिटेल्ड इंडिविजुअल सेशन एलोकेट करेंगी। और हाँ, मतलब ऐसा नहीं होता कि आप एक बार कोई बच्चा फी दे करके ज्वाइन कर लिया है, फ्यूचर में कोई दिक्कत हो रहा है तो उसको फ्री ही असिस्ट किया जाता है उसमें, ठीक है। तो ऐसा कोई भी कैंडिडेट है तो करियर काउंसलिंग के लिए व्हाट्सएप हैंडलर कॉन्टैक्ट कर सकता है, लेकिन 3 से 4 दिन का वेटिंग रहता है। बाकी मेरा आपको सजेशन ये रहेगा कि आप सब एक साथ जानने समझने से मतलब तरीके को ऑप्ट कर सकते हैं। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो श्योरली मनी हैज़ इट्स ओन लग्जरी, तो आप वो जाके कर सकते हैं। अदरवाइज तमाम बहुत सारे ओपन सेशंस हैं, आप वहीं आइए, वहीं डिस्कस करिए, आप अपने इंडिविजुअल टॉपिक्स को सॉर्ट आउट करते जाइए। बाकी कोई भी ऐसा बच्चा है जो अफोर्ड कर सकता है, पे कर सकता है, आपको अपना पूरा टीचिंग का पोर्टफोलियो बनवाना है फ्यूचर में, जितनी भी तमाम टीचिंग जॉब्स हैं, क्या टीचिंग एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, क्या टीचिंग करियर हो सकते हैं, कहाँ कहाँ एलिजिबल हो सकते हैं, ये आप करियर काउंसलिंग का फी पे करके व्हाट्सएप हैंडलर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये आप व्हाट्सएप हैंडलर को कॉन्टैक्ट करिएगा, वही शेड्यूल वगैरह आपको बता देंगे डिटेल में क्या है, ठीक है। इसके बाद भी किसी कैंडिडेट को कोई भी और डाउट, क्वेरी, समस्या, परेशानी, अदरवाइज विल रैप अप द सेशन।